महाराष्ट्र के नंबर्स आप देख रहे हैं, झारखंड की भी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने क्या प्रदर्शन किया, किसको क्या नुकसान हुआ, पंजाब उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 में से 3 सीट पर क्यों लीड बनाई, सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। इस पूरी तस्वीर पर हम बात करेंगे। अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, मोटा माटी तस्वीर देखें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, पंजाब उपचुनाव की बात करें या फिर बात यूपी उपचुनाव की बात करें, सबसे पहला पॉइंट आपका, सबसे पहली क्या प्रतिक्रिया? देखिए खुराना साहब कि महाराष्ट्र का चुनाव आप देखिए कि लोगों के जो महाविकास अघाड़ी ने या वहाँ पे कांग्रेस को जो एक गिमिक बनाया हुआ था कि नहीं हम चुनाव हार रहे हैं, तमाम चीज़ें इधर उधर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्षेत्रीय दल को छोड़िए, कांग्रेस को सीखना चाहिए इस चुनाव से। झारखंड के अंदर आप 12-13 सीटों पे लीड कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर आप मुख्यमंत्री बनाते बनाते 12-13 सीटों पे लीड कर रहे हैं, पंजाब का मैं आप ही का स्क्रीन देख रहा हूँ, किसी तरीके से 1 सीट को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इनको टिकट नहीं मिलता है, ये चुनाव छोड़ के भाग जाते, रणछोड़ बन गए वहाँ पे। टीएमसी बंगाल के अंदर इनकी क्या स्थिति है, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, हर जगह अपने विकसित भारत बनाने का सपना है, जो वादे के साथ आती जनता उस पर जनादेश देती है। एक चीज, दूसरी चीज, लोगों के समझ में आ गया कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, क्योंकि बार बार ये बात उठता है कि हमारा ये नारा जो है ये क्या बांटता जी नहीं। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस टाइम पर भी कहा गया था एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की गई थी। जब कोई विधानसभा का विधायक या लोकसभा का सांसद जब भी ओथ लेता है एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखेगा, ये बातें कहते हैं, तो उसमें कहीं भी ये नारा न सांप्रदायिक है और न ये नारा ऐसा कुछ है। ये भारत की अखंडता की बात करता है। लोगों को समझ में आ गया, अगर हमें विकास चाहिए, परिवारवाद से मुक्ति चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, तो हमें केवल भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट को ही चुनना है। आप चाहे झारखंड को देख लीजिए, वहां भी हम लोग 12-1 बजे तक देखिए पिक्चर, क्योंकि काफी वहां पे सीटें जो 1000 के वोट से हम अंतर से गैप में है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से ग्रैंड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है, कांग्रेस को जरूर सीखना चाहिए इससे कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज उनकी 99 लोकसभा में से 64 लोकसभा सीट ऐसी है जो दूसरे पार्टी के वोट का ट्रांसफर होने की वजह से वो जीते हैं। अनिरुद्ध जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, इस पूरी पॉलिटिकल तस्वीर और सिनेरियो पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर गुरमीत सिंह भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। गुरमीत सिंह जी, 2-3 बातें जो आप कहना चाहें, ये जो पूरी पॉलिटिकल तस्वीर बनकर और उभरकर सामने आ रही है, चाहे पंजाब उपचुनाव की बात हो, यूपी उपचुनाव की बात हो, लग रहा है कि बीजेपी का नारा चल गया, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, जनता ने इसको स्वीकार कर लिया, मान लिया। पंजाब में तो कोई नारा नहीं चला, बीजेपी का कोई उसका वो रोल नहीं। हाँ, ओवरऑल अगर आप देश की बात कर रहे हैं, सारे चुनाव की बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा, पहली बात तो कि हरियाणा के बाद एक बार एग्जिट पोल फिर गलत साबित हुए, लोकसभा चुनाव के बाद फिर एग्जिट पोल गलत साबित हुए, क्योंकि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत का प्रेडिक्शन नहीं था। झारखंड में ज्यादातर जगहों पे आपने देखा था कि एनडीए को बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन वहां पर जो इंडिया अलायंस है वो सरकार बनाने जा रहा है। दोनों ही राज्यों में सरकारें वापसी कर रही हैं एक तरह से, अगर आप कहें, अगर हम पहले महाराष्ट्र और झारखंड की बात कर ले। लेकिन गुरमीत जी, झारखंड विधानसभा चुनाव के जो नंबर्स आ रहे हैं, बीजेपी तो अभी भी उम्मीद जताए हुए है कि आप देखिए थोड़ी देर बाद हो सकता है तस्वीर बदल जाए। देखिए, चुनाव जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो तो आखिरी दौर तक ये बात कहते ही हैं, लेकिन जिस तरह का मैंने लास्ट देखा है, आप लोगों के यहाँ ही हम लोगों ने जो देख रहे हैं, उसमें जो अंतर है 10-12 सीटों का, वो कवर अप होने की, क्योंकि अब 12 बज चुके हैं, तो 12 बजे का मतलब आप सोचिए कि अब एग्जैक्ट कितना मार्जिन चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा नतीजों में बदलाव होने की संभावना मुझे अब फिलहाल नहीं लगती झारखंड में। और महाराष्ट्र में तो बहुत भारी बढ़त है, वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि वहां पर तो एकदम जिसे कहते हैं सुपड़ा साफ कर देना या व्हाइट वॉश हो गया है पूरा। और भारत वहां पर बड़ी रोचक स्थितियां हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहां पर अब फिर देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री बने थे, अब फिर बहुत प्रबल संभावनाएं व्यक्त की जा रही कि वो मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे। और एकनाथ शिंदे जो अब मुख्यमंत्री थे, उनका क्या होगा, जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही थी। हालांकि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सीटें फिर भी ज्यादा थी, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी ने 150 तो कुल सीटें ही लड़ी लगभग, और उसमें से अगर 130 सीटें जो आ रहा था ट्रेंड, अगर वो जीत रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा बड़ी जीत उनके लिए वहां पर होगी। और महाराष्ट्र बड़ा राज्य भी है, तो वहां पर उससे
भारतीय जनता पार्टी का उत्साहित होना लाजमी है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वो जाते जाते हल्का सा उनका वो खराब हो गया, क्योंकि झारखंड में सुबह हो सकता है शाम तक फिर वो ठीक हो जाए, लेकिन झारखंड में सुबह भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को को बढ़त मिल रही थी, मेजोरिटी की तरफ वो जा रहे थे और एग्जिट पोलों में भी ज्यादा उनको दिखाया गया था। तो अभी पता लगेगा, उसके बाद ही मोदी जी आपको पता है अपना काफिला लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे। ये रवायत बन गई है अब कि जब भी कोई असेंबली का चुनाव होता है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, चाहे वो एक राज्य हो, दो राज्य हो, चार राज्य हो, वो वहां पहुंचते हैं, वर्कर्स को संबोधित करते हैं, उसका लाइव प्रसारण होता है, सब कुछ होता है। तो वो भी शाम तक आपको देखने को मिलेगा जब तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर मैं अभी यही कहूंगा कि एक इंडिया गठबंधन को भी झारखंड अगर मिल जाता है तो वो 1-1 वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे गुरमीत जी एक पॉइंट तो बहुत जरूरी है, मैं आपसे ये पूछूंगा और जानूंगा समझूंगा आपका इस कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस क्या कह रहा है कि चाहे गुजरात की बात हो, उत्तराखंड की बात हो और चाहे बात हरियाणा की हो, यहाँ पर एग्जिट पोल के जो आंकड़े आते हैं उसकी विपरीत स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है और बीजेपी फिर बाजी मार जाती है। और महाराष्ट्र में भी इस तरह की उम्मीद मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी शायद नहीं की थी। 80% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट बीजेपी का दिखाई दे रहा है। 2-3 पॉइंट आप जो बताना चाहें कि बीजेपी ने ये कमाल कर दिया और जो कांग्रेस ने नैरेटिव बनाया था कि ये तो चोरी की हुई सरकार है, बीजेपी ने चोरी कर ली सरकार हमारी, वो नैरेटिव राहुल गांधी का चल नहीं पाया और अब 130 सीटों के आसपास जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि 80% का स्ट्राइक रेट। 2-3 बातें आप क्या बोलेंगे? जी देखिए, पहली बात तो जहां तक राहुल गांधी के नैरेटिव की चलने की बात है, वो चल भी नहीं रहा। वो अगर झारखंड में अगर आप देखें तो वो भी ज्यादा श्रेय जो हेमंत सोरेन है उनको जाता है जी, और इस बार तो उनकी पत्नी ने भी वो किया। इवन जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की सरकार है, लेकिन उसमें भी कांग्रेस का रोल नहीं है, उमर अब्दुल्ला का रोल है। जहां कांग्रेस बड़ा रोल प्ले कर सकती थी वहां, जैसे हरियाणा, आप जहां सीधा मुकाबला था वहां कांग्रेस का जो प्रबंधन कह लीजिए उसको, या चुनाव में तरीके से लड़ना चाहिए था, वो नहीं चला। और अब महाराष्ट्र में भी, और बल्कि कांग्रेस के साथ जो दोनों ही धड़े आए, शिवसेना का धड़ा एक धड़ा, यानी उद्धव ठाकरे का जो बड़ा धड़ा इन सेंस कि वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, और शरद पवार जिनका ये आखिरी चुनाव कहा जा रहा था जी, यानी एनसीपी का धड़ा, वो दोनों धड़े भी एक बहुत भयंकर नुकसान में चले गए। और बल्कि जो आप कह रहे हैं कि टूटा या उनको भारतीय जनता पार्टी ने उसमें टूट फूट करवाई, वो दोनों ही धड़े आज फायदे में दिख रहे हैं, यानी एकनाथ शिंदे का धड़ा भी और अजीत पवार का धड़ा। जबकि 2 दिन पहले तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजों में थोड़ा टाइट भी बताया जा रहा था कि अगर अजीत पवार के हाथ में बैलेंस हो गया तो कहीं फिर कोई खेला ना हो जाए, ये ना हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र वो राज्य बन गया है। आयाराम के एक जमाने में आपको याद होगा कि हरियाणा को उसमें महारत हासिल हुई थी और ये कहा गया था कि हरियाणा, भजन लाल के समय की बात मैं बता रहा हूँ आपको, कि वो जनक, ये जो मुहावरा बना था आयाराम का, वो मुझे लगता है पदवी अब महाराष्ट्र ने छीन लिया। आपने देखा है जिस तरह से वहां तो शाम शाम को इधर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ, उधर मुख्यमंत्री पद की शपथ, तो महाराष्ट्र की राजनीति तो अलग ही हो गई है, पूरा वो परिवार नीति या व्यापार नीति जैसी हो गई। ठीक है, और मुझे लगता है कि गुरमीत जी अब हाथों हाथ हमें ये भी पूछ लेना चाहिए बीजेपी प्रवक्ता अनिरुद्ध सिंह से कि अब महाराष्ट्र में सीएम कौन बनने जा रहा है? क्या एकनाथ शिंदे ही रहेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस के उनका बेड़ा पार हो गया है? अनिरुद्ध जी प्रश्न किया है जी यस जी। देखिए है क्या कि तीनों जब अलायंस में हम चुनाव लड़ते हैं तो तीनों चारों जो भी दल वहाँ पे अलायंस के पार्टनर हैं उनके तीनों बड़े दल के नेता बैठेंगे और केंद्र नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का जो भी लीडर वहाँ अपॉइंट करेंगे, बात डिस्कशन करने के लिए वो लोग बैठ के आपस में तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनने के महाराष्ट्र के हित में है, जनता के हित में है, वो तय किया जाएगा। लेकिन चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, देवेंद्र फडणवीस जी हम लोगों की युवा मोर्चा के बड़े भाई रहे हैं और क्योंकि हम लोग साथ में कहीं न कहीं काम करने का मौका मिला, वो हम लोगों के वरिष्ठ रहे हैं और 2014 से 2019 के बीच में उन्होंने बहुत अच्छा सरकार चलाई और जिस तरीके से उन्होंने 2-2.5 साल एक आपने त्याग उनका देखा कि सीएम होते हुए भी डिप्टी सीएम उनको बनना पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि ये हम लोग की आकांक्षाएं हैं कि वो बने। लेकिन चूंकि जब चर्चा होगी तीनों दल, क्योंकि हम अलायंस में चुनाव लड़े हैं, तो सारी चीजों को कॉन्स को चेक करके जो महाराष्ट्र लेकिन अनिरुद्ध जी आपकी बातों से लग रहा है कि बीजेपी इस बार बलिदान नहीं देने वाली। जी यश जी समझ फिर जी सवाल ये है, पॉइंट ये है कि आपकी बातों से लग रहा है कि बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में बलिदान नहीं देने वाली, देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे लग रहा है।
देखिए, बलिदान देने की बात नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा त्याग और बलिदान पे ही वो करती है, क्योंकि हम अपना जो पैमाना खींचते हैं सफलता को त्याग और बलिदान से ही खींचते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग का आकांक्षा है, हम लोग बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो लीडर हैं वो कहीं ना कहीं वो आगे आएँ और उनको मुख्यमंत्री का मिले तो हमारे लिए ठीक है। लेकिन चूंकि अब एक तीनों दल हम अलायंस में चुनाव लड़े हैं तो साथ में बैठ कर डिस्कस करेंगे और ये बात करेंगे जी। लेकिन 2-3 पॉइंट आप रखना चाहें कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों के आसपास चुनाव लड़ी, लेकिन स्ट्राइक रेट 80% के आसपास या उससे ज्यादा रहा। ठीक, यहीं पे मैं 2 सेकंड में कर रहा हूँ। अनिरुद्ध जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, प्लीज एक बार फिर से दोहराएं। सवाल यह है कि 150 सीटों के आसपास बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा और स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा रहा है। 2-3 फैक्टर जो आप बता पाएं कि भारतीय जनता पार्टी इन पॉइंट्स की वजह से ग्रैंड विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए एस जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों ने जो पिछली सरकारें थी उन सरकारों को एक्सपोज करना, हमने क्या काम अच्छा किया है उनको जनता के बीच में बताना, और साथ में जिन लोगों ने गुमराह किया था पिछली बार वोटर्स को, तमाम संविधान, आरक्षण, वोट जिहाद के नाम पे इन सब चीज़ों को, तो वोटर्स को हम लोगों ने अवेयर किया कि इनके भाई जैसे एक होता है कि जाते हैं ट्रेन में और एक पहले, आज तो नहीं लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था कि अनाउंस किया जाता था पॉकेट मारों से सावधान। तो उसमें क्या होता था, जितने भी लोग होते थे पॉकेट मार से सावधान हो जाते तो उनकी पॉकेट कटने से बच जाती थी। उसी तरीके से हम लोग एक अवेयरनेस किया, साथ में ये कहा कि जो वादे हमने किया महिलाओं के लिए किया, चाहे क्या कहते किसानों के लिए किया, चाहे युवाओं के लिए किया, जो और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंक्लूसिव ग्रोथ की जो हमने बात किया उनको पूरा किया। आगे हम क्या करेंगे उसके बारे में बताए। तो इन सब 3-4 चीज़ों को जब डिस्कशन और इंक्लूसिव उसमें हुआ तो लोगों के समझ में आया कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है वो सबसे अच्छी है, इसलिए इनको ही आगे बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया है कि किस तरीके से गृह मंत्री वसूली कराते थे, किस तरीके से कोरोना में लूट घसोट मची थी, जो लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे तो पता चलता था वहाँ अपना घर भरा जा रहा था घोटाले करके, किस तरीके के वहाँ के डेवलपमेंट को किस तरीके से रोका गया ये सबको पता है। तो इन सब चीज़ों को क्योंकि देखिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है, आजकल लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, लोग डिस्कशन करते हैं और सब चीज़ें उनको समझ में आ जाती कौन सही कह रहा कौन गलत कह रहा है। लेकिन क्या इस मैंडेट से, क्या ये पॉलिटिकल तस्वीर से ये बात महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी ये मानकर चल रही है कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वही बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत है? क्या ये पैरामीटर मानकर चल सकते हैं जनता के वोट का? यस जी, आपने तो बड़े 100% का प्रश्न किया और मुझे लगता है कि ये तो उद्धव जी से पूछना चाहिए था कि बाला साहब ठाकरे की विरासत क्या थी। हिंदू हृदय सम्राट थे वो वीर सावरकर जी की जय बोलते थे, वो कभी क्या पालघर के साधुओं पे अटैक न कराते, कभी गौ माता के हत्यारों के साथ न रहते। उद्धव ठाकरे जी तो जनाब उद्धव ठाकरे बन गए, आप देशद्रोहियों का हर तरीके से साथ देने लग गए। तो जाहिर सी बात है कि चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे विचारधारा के उसमें देखिया जाए तो शिवसेना शिंदे जी हैं वही शिवसेना के आधिकारिक वो हैं। अगर देखा जाए हिंदू हृदय सम्राट का पूरा महाराष्ट्र की जनता है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी तो कहीं नहीं, केवल उनके बेटे होने की वजह से उनकी लेगेसी को संभालना ये उचित नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया अनिरुद्ध जी मैं पंजाब उपचुनाव में भी आपसे पूछूंगा। पंजाब उपचुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुल पा रहा है, ना लोकसभा चुनाव में खुल पाया, ना 2022 के विधानसभा चुनाव में खुल पाया। एक छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर मैं डॉक्टर गुरमीत सिंह के पास जाऊंगा। जी यस जी, देखिए क्या है कि इसमें इवैल्यूएशन किया जाएगा, एक बार रिजल्ट आ जाए तो हमारी क्या क्या कमी। देखिए हम अगर चुनाव में जीतते हैं या चुनाव में हारते नहीं, चुनाव से हम सीखते हैं हमारी कहाँ कहाँ कमियां रही हैं, उस कमियों को हम लोग अभी जब जनरल इलेक्शन हुआ तो कहा गया 240 सीट आए, लेकिन उसके बाद कहा गया कि हरियाणा हम लोग जीते, महाराष्ट्र जीते, झारखंड में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम लोग हर चुनाव से सीखते हमारी जहाँ जहाँ जो कमियाँ रही उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। नहीं कि हमसे आपने जो प्रश्न किया था हम नाराज़ हो जाएंगे, आपने अच्छा करते हैं कि आप लोग हमको उन कमियों को बताते हैं कि आपकी कमियाँ रही, अगर आपने ये सही किया होता तो जीते। ये हम लोग पूरा एक इंक्लूसिव उसमें लेके आते हैं कि नहीं हमारी ये कमियां रही इसलिए वजह से हम वहाँ पे हारे हैं, और उन कमियों की इकट्ठा करेंगे, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी।
जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर गुरमीत सिंह लगातार जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह, पंजाब उपचुनाव के कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर आ गई और 1 सीट पर कांग्रेस लीड लेते हुए दिखाई दे रही है, पहली प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जो उपचुनाव होते हैं वो आमतौर पर सरकार के साथ जाते हैं ज्यादातर जगहों पर जी। और अभी आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे तो वहां भी अधिसंख्य सीटें वो जीत रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए तसल्ली, अगर उपचुनाव सरकार हार जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, अगर जीत जाए तो उतनी बड़ी बात नहीं मानी जाती है। आपको सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की लोकप्रियता बहुत अधिक है इसलिए वो उपचुनाव जीते हैं, तो शायद वो सही निष्कर्ष नहीं होगा। या उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हम कहें कि जो लोकसभा चुनाव में झटका लगा था वो इस बाई इलेक्शन से कवर हो गया, तो वो भी सही नहीं होगा जी। क्योंकि आपने अभी हाल में ही देखा है कि पंजाब में धान की खरीद को लेकर, किसानों को लेकर जिस प्रकार की स्थितियां रही हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। ये ठीक है कि एजुकेशन के फ्रंट पे या मोहल्ला क्लिनिक या जो इनका ये जो पेट प्रोजेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, फेवरेट जो उनके दिल्ली सरकार के जो वो उसको जो दोबारा से वो रिपीट करते हैं जो उन्होंने पंजाब में किया, या शिक्षकों को बाहर भेजा, बहुत अच्छी बात है। हेल्थ और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन पंजाब आप जानते हैं कृषि प्रधान राज्य है और पंजाब में पिछले दिनों में काफी समस्या रही है, आपने भी ये चीज नोटिस की होगी, और केंद्र के साथ उसका एक दूसरे पे दोषारोपण वाली बात भी रही। और प्लस भी पंजाब सरकार जिस तरह से चली, क्योंकि इतनी बम्पर मेजोरिटी 92 सीट्स आप जानते हैं 117 में से ले गए थे, और अब लगभग आधे से अधिक समय बीत चुका है सरकार का। तो अगला चुनाव है और उससे पहले दिल्ली का चुनाव है। तो आम आदमी पार्टी 2 ही राज्यों में आप जानते हैं इस समय सत्ता में है, एक दिल्ली में और एक पंजाब में। तो उनको ये तसल्ली जरूर है कि उन्हें और कोई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो उनकी कांग्रेस ने उनको आगे निकली, लेकिन विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में 3 सीटें अगर वो जीत जाते हैं, अभी फाइनल रिजल्ट आना है, पहले 2-2 चल रहा था, सुबह 4-0 भी चल रहा था, तो उनके लिए एक तसल्ली की बात है कि वो ये कह सकते हैं कि उनको कोई बहुत अधिक उससे राजनीतिक विरोधियों को उन पे बहुत टिप्पणी करने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और डॉक्टर गुरमीत जी, उन 3 सीटों में से 1 सीट चब्बेवाल की भी है जहां पर 53% के आसपास सबसे कम मतदान हुआ था, और उसी सीट से हमारे संवाददाता विकास सूद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। विकास सूद जी, कितने राउंड अब तक क्लियर हो चुके हैं और ईशांक चब्बेवाल कितने नंबर से लीड बनाए हुए हैं? 15 राउंड पूरे हो चुके हैं और इसमें डॉक्टर जो राजकुमार के पुत्र हैं डॉक्टर ईशांक कुमार, उनका 28,582 की बड़ी लीड मिली है उनको, और बड़ी लीड जो है 51,000 वोटिंग उनके हक में हुई है। और दूसरे नंबर पर है जो एडवोकेट है रंजीत कुमार जी, सेकंड नंबर पे है, कांग्रेस पार्टी के हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे सोन सिंह खंडल जी हैं जो हमारे पहले अकाली दल में थे, अभी पार्टी छोड़ के उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। तो भाजपा के गिरते हुए ग्राफ को देखते हुए तो लोगों का जो रुझान आपको पता है कि पूरा का पूरे पंजाब में जो है वो भाजपा के फेवर में नहीं था, तो इसका भी खमियाजा जो है वो पार्टी को मिला है। और अकाली गठबंधन के साथ में जो गठजोड़ था वो पिछले चुनावों में खत्म हो चुका था, इस कारण भी जो है भाजपा अपना खाता है बहुत बुरी तरह से, उन्होंने अपने बहुत कम अंक लिए हैं यहाँ पर। अगर कहा जाए तो ये कहा जाए कि जो पिछले चुनावों में जो भाजपा के जो वोट थे उससे भी कम वोट इस बार मिले हैं। यानी कि विकास सूद ये कह सकते हैं मोटा माटी बात कि राजकुमार चब्बेवाल जो दूसरी पार्टी में थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया लोकसभा चुनाव के दौरान, उनका बेड़ा पार हो गया। अब उनके पुत्र भी अच्छी खासी लीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, 28,000 प्लस वोट उनको लीड में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि अब तो जीत एक तरह से सुनिश्चित है। विकास सीधे तौर पे कहा जा सकता है ये जो वोट है वो पार्टी के तो पड़े हैं, ऐसे डॉक्टर राजकुमार के वोट पड़े हैं, बिकॉज ऑफ सबसे पहले ये 2 बार वहां से बहुत बड़ी जीत हासिल कर चुके थे चब्बेवाल हल्के से, और लोगों ने चब्बेवाल हल्के से खुद मन बनाया हुआ था कि हमें जो मर्जी हो, जिस मर्जी पार्टी में जाए, हमें डॉक्टर राजकुमार चाहिए। अब जब उनके पुत्र डॉक्टर ईशांक कुमार पार्टी में आए, उनको लोगों का जो मिला बहुत बहुमत है वो साबित कर रहा है, दिखा रहा है कि हमने डॉक्टर राज को वोट डाले हैं। पार्टी सेकंड रखी उन्होंने और कैंडिडेट पहले नंबर पर रखा उन्होंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास से जानकारी साझा करने के लिए। डॉक्टर गुरमीत जी, सवाल इसी कॉन्टेक्स्ट में कि ये ईशांक चब्बेवाल का वोट है, राजकुमार चब्बेवाल के नाम पर वोट मिला है, या फिर आम आदमी पार्टी का टिकट मिलने के बाद वोट मिला है ईशांक चब्बेवाल को? और एक और पॉइंट यहाँ पर आप ये भी जरूर वोटिंग पैटर्न को समझाएं कि गिद्दड़बाहा की वो सीट है जहां पर 81% के आसपास मतदान होता है सबसे ज्यादा, और चब्बेवाल वो सीट है जहां पर सबसे कम मतदान होता है, तो इसके आंकलन कैसे निकाले जाएं?
और दोनों ही जगह आम आदमी और दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी ने अच्छी खासी लीड के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो बात जहां तक चब्बेवाल सीट की बात है, तो राजकुमार जी वहां पर पिछला चुनाव आप जानते हैं कांग्रेस से जीते, और उससे पहले भी वो 17 में भी जीते, और इस बार उन्होंने फिर पार्टी बदली और वो अब उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया। तो जाहिर सी बात है कि जो वहां पर जीत है उसमें आम आदमी पार्टी के साथ साथ जो उनका अपना जनाधार है, कोई भी व्यक्ति जब 2 बार चुनाव जीत चुका हो और उसके बाद उनके पुत्र भी आसानी से चुनाव जीतते दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका अपना सरकार का तो लाभ होता ही। देखिए, एक उपचुनाव में और आम चुनाव में बड़ा फर्क होता है। उपचुनाव में सरकार के पास काफी जो संसाधन होते हैं वो पूरी ताकत वहां पे झोंक सकते हैं। प्रशासन का बहुत करीबी से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आई तो उसको इमीडिएटली हल किया जा सकता है। छोटी छोटी दिक्कतें होती, किसी गांव में सड़क पक्की नहीं है, कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं जब आम चुनाव होता है तो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए करना। अब इवन लोकसभा चुनाव हो तो 10 की 10 सीटें, विधानसभा उपचुनाव अगर 3 सीटों पे हो रहा है, 5 सीटों पे हो रहा है, 6 सीटों पे हो रहा है, तो सरकार के साथ चलने में लोग उसको बेहतर मानते हैं कि काम हो जाएंगे छोटे मोटे। तो ये क्या मान सरकार की नीतियों पर भी मुहर मानकर चलें? क्योंकि भगवंत सिंह मान तो कई बार हर सीट पर जाकर कई बार क्या होता है कि हम लोग उपचुनाव को सेमीफाइनल वगैरह की संज्ञा दे देते हैं। तस्वीर दिखाई दे रही है कि 4 सीट में से 3 सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी पूरे सिनेरियो पर पंजाब सरकार में मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने क्या कुछ कहा है, ये भी हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। तो चंडीगढ़ से शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को आप सुन रहे थे, लाइव तस्वीरें सामने आ रही थी और उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस कितनी बड़ी भूमिका आप मानते हैं कि एक पॉजिटिव मैसेज लोगों के बीच गया है कि शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांति आ रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जिस वजह से आम आदमी पार्टी की जो छवि है पहले से और ज्यादा मजबूत हुई है इन 2.5 वर्षों के अंदर? रहा था जो वो कह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजा वड़िंग और रंधावा साहब दोनों की अगर सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती तो वो एक दावा कर सकती है कि देखिए कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो उनके भी परिजन हार गए। लेकिन वही बात है कि पब्लिक हमेशा हिसाब जब करती है तो ऐसा कई बार नतीजा ऐसा तो नहीं कि बहुत प्लानिंग करके करती है, लेकिन वो कुछ कुदरती ऐसा न्याय कर देती है कि दूसरे भी कहने का मौका मिल जाता है। अब बरनाला सीट अगर ये हार जाते तो चाहे वो रेबल के कारण हारे चाहे जहां हारे, तो वो जो उनका मजा है ना वो किरकिरा हो जाए, क्योंकि संगरूर जो है वो आप जानते हैं कि पूरा गढ़ है ये जो मुख्यमंत्री का जी। तो वहां पर अगर तो चारों सीट जीत जाते फिर वो बात अलग होती। अभी भी नो डाउट वो 3 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर ये सोच के चलेगी कि इससे इसको वो सेमीफाइनल मान लेगी या ये मान लेगी कि जनता की ने उनकी नीतियों पे मोहर लगा दी है, इस तरह के थोड़े जनरलाइजेशन स्टेटमेंट से हम तो कम से कम हमें बचना चाहिए। नेताओं का तो काम है, क्योंकि वो तो दावा करेंगे कि भाई अब ये से ये हो गया वो हो गया, क्योंकि देखिए हर चुनाव अलग होता है। आपने देखा ही अभी कई राज्यों में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति हो गई कुछ महीनों के अंदर। आप जानते हैं महाराष्ट्र में जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन था, उसने लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा परफॉर्म करा और अब वो बिल्कुल ही साफ हो गए। हरियाणा में आप देख लीजिए, तो बहुत सारे ऐसे, तो हर चुनाव अलग होता है। सबक इसमें केवल यही होता है कि क्योंकि मैंने बताया किसानों का मुद्दा बहुत रहा पंजाब में, धान की खरीद का, और रास्ते तक जाम हुए, आपको मालूम है कई जगहों पर बल प्रयोग की स्थिति आई। तो आम आदमी पार्टी को ये जरूर है कि एक राहत है केवल, ठीक है, उससे अधिक मैं इसको नहीं राहत है, ठीक है। और इससे पहले अगर हार जाते तो और ज्यादा समस्या होती, ये कहने की कोशिश कर। बिल्कुल। अब उन्होंने क्योंकि उन्होंने 3-4 में से 3 सीटें जीत ली, तो उनको कम से कम अब ये तसल्ली है कि भाई अब अपोजिशन को बहुत मौका नहीं मिलेगा, और उल्टा जैसे उन्होंने उल्टा सुखजिंदर रंधावा और राजा वड़िंग, 2 लोग जो देखिए बड़े नेता तो वही है, उनकी पत्नियां चुनाव लड़ रही है, लेकिन ज्यादा जो प्रतिष्ठा दांव पर थी वो तो उन्हीं की थी, और वो दोनों सांसद भी बने, आप जानते हैं। तो अब आम आदमी पार्टी को इतनी तसल्ली जरूर है कि विपक्ष कोई ज्यादा हमले कम से कम इन चुनावों के आधार पर उस पर नहीं। बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी को शायद तसल्ली इस बात की भी है कि अब 4 सीटों का स्ट्राइक रेट देखें तो 100% होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का स्ट्राइक रेट 75 से 80% के आसपास दिखाई दे रहा है। फिलहाल दर्शकों को हम बरनाला लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन धीमान, आप मेरी अगर आवाज़ सुन पा रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न तो यही कि कुलदीप सिंह वहां से
चुनाव जीत गए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन ये वही सीट है जहां पर अरविंद केजरीवाल ने आकर ये कहा था कि कोई सीट जीते या फिर ना जीते, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो शुरुआत की थी वो बरनाला से की थी और बरनाला आम आदमी पार्टी की एक तरह से राजनीतिक राजधानी है, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी को नुकसान हो गया। नितिन। बिल्कुल, और क्योंकि यहाँ पर से ही शुरुआत हुई और बरनाला क्योंकि हमेशा से पिछले 35 साल से एंटी ही चल रहा था, ऊपर जिसकी शिकार होती थी एमएलए दूसरे का होता था, और वही इस बार भी हुआ। और ये तस्वीरें ये देख सकते हैं, जो काफिला कुलदीप सिंह काका ढिल्लों का जा रहा है और इस सेलिब्रेशन बजाए जा रहे हैं। हमने अभी कुछ देर पहले उनसे बात की तो पूछा, तो उनका कहना था कि हमने कहा ऊपर तो सरकार आम आदमी पार्टी की है, आप कैसे यहाँ काम कराओगे? उनका कहना है कि रोड मैप उनके पास तैयार है, बरनाला में कई चीजें हैं जो उनकी तरफ से करी जानी है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि अब आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक तरफ सेलिब्रेशन आम आदमी पार्टी भी कर रही है, क्योंकि 3 सीटें वो ले गए हैं। आज शाम को अरविंद केजरीवाल भगवंत मान दिल्ली में पार्टी दफ्तर जाएंगे, शाम को कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो ये तस्वीरें वहां की हैं, और एक तस्वीर ये जो हम देख रहे हैं कि ढोल बज रहा है और पटाखे फूट रहे हैं, एक तस्वीर ये है, और एक पूरा रोड शो यहाँ से निकाला जा रहा है गलियों से होते हुए। एक तस्वीर ये है क्योंकि क्योंकि कांग्रेस के लिए भी आज के दिन का वक्त है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार दावा कर रही थी कि लोकसभा के बाद उनका बहुत अच्छा यहाँ पर परसेप्शन बन चुका है। दूसरा, अब सिर्फ एक सीट वो जीत पाए हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। बीजेपी इस चीज के लिए विन विन कह रही है कि वो संगठन उनका अपने तरीके से बन चुका है और संगठन के बाद वो लगातार आगे बढ़ेंगे। हालांकि इस सीट पर एक टाइम पे बीजेपी सेकंड नंबर पर आ गई थी, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें, सेलिब्रेशन और तमाम चीजें हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अब जो बरनाला में हमेशा से ये देखा गया था कि जो सरकार ऊपर थी उनका एमएलए नीचे नहीं होता था, लेकिन पहली बार जब मीत और जीते थे तब ऐसा हुआ था। लेकिन अब वो रीत दोबारा यहाँ पर आ गई है कि काला ढिल्लो लोग है वो यहाँ से आ गए और पार्टी जो है वो यहाँ से एक सेलिब्रेशन इस तरीके से मिला जा रहा है लोगों से, पार्टी की जा रही है। हाँ जी, सर्टिफिकेट ला रहे हो सर? जी जी जी, सर्टिफिकेट किनू से डेडिकेट करोगे? है जी, सर्टिफिकेट किनू डेडिकेट करोगे? ये इतों के वर्करां दा ही है सर, परिवारिक मेंबर ने। तो सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्करों को डेडिकेट करूंगा मैं सर्टिफिकेट अपना। और ये तस्वीरें सेलिब्रेशन की लगातार यहाँ पर देखते हुए नजर आ रही है, उनके पूरे परिवार की और उनकी। तो ये तस्वीरें लगातार, और अब एक काफिला, एक रोड शो यहाँ से निकलता हुआ जा रहा है और सेलिब्रेशंस लगातार यहाँ पर चल रहा है जी। और नितिन आप ये भी बताएं, नितिन आप ये भी बताएं, ये भी आप बताएं कि कुलदीप सिंह कितनी लीड के अंतर से जीते हैं? नितिन आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लेटेस्ट लीड जी, सवाल ये कि कुलदीप सिंह को कितनी लीड मिली है? आपको लेटेस्ट लीड यहाँ पर बता रहा हूँ। काका ढिल्लों 2147 2147 वोट की लीड काका ढिल्लों को यहाँ से मिली है। उनको कुल वोट जो पड़े हैं वो हैं 28,226 जी, और जो ट्रेल किए हैं आम आदमी पार्टी के हरिंदर सिंह धालीवाल, उनको पड़े हैं 26,079, और बीजेपी के केवल ढिल्लों को 17,000। तो उनको लीड हुई 2147 में। ज्यादा डिफरेंस इस बार जितने भी बाई पोल हुए, एक चब्बेवाल को छोड़ के ज्यादा डिफरेंस जीत का नहीं था। यहाँ भी 2147। और एक चीज मैं यहाँ बता दूं, आम आदमी पार्टी के ही एक आजाद उम्मीदवार खड़े हो गए थे जिनको टिकट नहीं मिला था, बाट। वो यहाँ से पहले जिला अध्यक्ष थे, लेकिन वो टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिला, वो आजाद खड़े हो गए। उनको यहाँ से अगर मैं देखूं तो उनको काफी अच्छी लीड मिली है, 16,000 वोट वो ले गए हैं। तो अगर ये
आजाद नहीं खड़े होते तो 16,000 मान अगर इसको मिल जाते तो आसानी से आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट जिता सकती थी। तो इंडिपेंडेंट जो हमने हरियाणा में देखा, अन्य जगह देखे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने गेम खराब कर दी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की गेम भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो उन्हीं की पार्टी का पहले जिले का अध्यक्ष था, चेयरमैन भी रहा है, तो बाट गुरदीप सिंह बाट, उसने 10,000 वोट ठीक है। तो कहीं ना कहीं। और एक चीज और यहाँ देखने वाली है कि हाँ बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, सेकंड नंबर पर। ठीक है, ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर गुरमीत सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि स्थिति को भांप नहीं पाई, शायद तभी दूसरे नेता को टिकट दे दी, और जबकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो पार्टी के पुराने वर्कर थे, हमने उनको टिकट दिया है, और लेकिन आम आदमी पार्टी को नुकसान हो गया बरनाला सीट पर। और इसकी चर्चा मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी लगातार अब करने वाली है। लगता है थोड़ा सा मजा जो है आम आदमी पार्टी का फीका हो गया। अगर 4 सीटें जीत ली थी तो बात कुछ और होती। देखिए, जो आपके अभी संवाददाता बता रहे थे, अगर उन्हें 16,000 वोट मिले हैं तो फिर इसका मतलब उनका उस इलाके में आधार था और तभी मिले, और उस चीज को नजरअंदाज किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। और जबकि आम आदमी पार्टी तो ये दावा करती है कि वो बहुत ग्राउंड वर्क पे सर्वे करके सीटें देती है, एकदम नए लोगों को सीटें देती है। तो ऐसा लगता है कि जो वहां से 16,000 का अंतर नहीं है, 2,147 के आसपास। नहीं, जो आम आदमी वो मुझे मालूम है, मैं कह रहा था जो मैंने सुना, हो सकता है मुझे मैं गलत हूं तो आप करेक्ट करना, जो आम आदमी पार्टी के रेबेल कैंडिडेट है उनको 16,000 वोट मिले। यहाँ पर आप करेक्ट है, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था ना कि अगर 16,000 वोट मिल गए आम आदमी पार्टी के रेबेल को और अंतर केवल 2,000 का है, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी ने अगर यहाँ पर वो चीज, उनके दावे को नजरअंदाज ना किया होता तो शायद वो सीट जो आपने भी कहा कि निकाल लेते। वो 16,000 कह रहा था, क्योंकि जिस व्यक्ति को 16,000 सीट इंडिपेंडेंट के तौर पे 16,000 वोट मिले हैं, इसका मतलब वहां पर उसका आधार था, ऐसा तो है नहीं वो अचानक प्रकट हुआ। तो आम आदमी पार्टी ने उसका क्लेम इग्नोर किया। और आमतौर पर मैं ये कह रहा था, आम आदमी पार्टी ये कहती है, जब दिल्ली में भी आए थे, कि हम तो सर्वे के आधार पर बिल्कुल सामान्य जनों को, किसी ड्राइवर को, किसी गार्ड को हम बना देते हैं, और हम वीआईपी कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। तो यहाँ वाली सीट पे जाहिर सी बात है कि जो टिकट दिलवाई वो गुरमीत उस जो थे वहां पे पहले विधायक जो एमपी बन गए, उनका उसमें रोल रहा हो, और जिन्हें सीट टिकट मिली है संभवतः वो उनके करीबी रहे हों। बिल्कुल। और गुरमीत जी, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है, जो आम आदमी पार्टी के बागी नेता थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, 13,000 से ज्यादा वोट उनको मिले हैं। और अगर सोचिए कि गुरदीप बाट यहां से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे होते तो उनका खुद का तो वोट बैंक था ही, निर्दलीय होने के नाते या फिर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होने के नाते, और ऊपर से आम आदमी पार्टी का फैक्टर भी जुड़ जाता तो उनको बड़ी लीड मिल सकती थी जीत की। निश्चित ही इन बातों पर विचार, देखिए मैं ऐसे तो नहीं मानता कि ऐसा होता, तो क्योंकि राजनीति में किंतु परंतु का बहुत वो होता नहीं कि तब क्या चुनाव कैसे लड़ा जाता, सीधा गणित नहीं होता। राजनीति का जो गणित है वो जो सामान्य अंगणित है ना हमारा, जिसमें हम जोड़ लेते हैं, उससे अलग होता है। लेकिन हाँ, फिर भी जब कोई हार होती है उसका विश्लेषण होता है, तो अब ये फैक्टर आम आदमी पार्टी के सामने रहेगा, और उनके लिए एक तरह से ये नसीहत भी रहेगी कि उन्हें इस तरह से लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वो उनका गढ़ क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल। पहले भी आप जानते हैं कि जब भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, उसके बाद बाई इलेक्शन भी हारी थी लोकसभा का, अगर आपको याद हो, जब सिमरनजीत सिंह मान जीत गए थे, जबकि भगवंत मान वहां से सिटिंग एमपी थे। तो हर जगह यही संदेश आता है, चाहे महाराष्ट्र से आप झारखंड में देख लीजिए, चाहे आप हरियाणा में देख लीजिए, कि जनता को लाइटली नहीं लेना चाहिए, और उसको अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, जैसे हरियाणा में कांग्रेस ने ले लिया, या शायद महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से बहुत उत्साहित हो गए थे इंडिया गठबंधन के लोग, या और जगह झारखंड में भी आप देख लीजिए, सब लोग शिबू हेमंत सोरेन को डाउन मान रहे थे, ये मान रहे थे चंपई सोरेन भी तोड़ लिया था बीजेपी ने। तो केवल ये चीजें, मैं यही कहता हूँ कि कल, मैं ये कभी नहीं कहता कि पब्लिक बहुत प्लानिंग करती होगी, लेकिन वो कुछ ऐसा रिजल्ट निकल के आता है बाहर कि उससे सबको एक तरह से सबक मिलता है। अब उदाहरण के लिए हरियाणा में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तीसरी बार बना ली, लेकिन जो दिग्गज नेता है वो कई हार गए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। ऐसे ही पंजाब में अगर आप देखेंगे, 2 सीटें भारतीय जनता, इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने छीनी कांग्रेस से, बड़े नेताओं के जहां परिजन थे, लेकिन बरनाला की सीट पे हार रही है। तो वो सभी के लिए कुछ ना कुछ संदेश, सभी के लिए कुछ ना कुछ सबक होता है। और अभी चुनाव में वक्त है, तो चाहे वो कांग्रेस हो या वो आम आदमी पार्टी हो, आज की तारीख में तो ये 2 बड़े प्लेयर हैं, और बाकी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी जो अभी फिलहाल हाशिए पे हैं।
इन सभी को आगे के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। मैं वही कह रहा हूं कि मैं किसी उपचुनाव को सेमीफाइनल नहीं मानता, लेकिन फिर भी उपचुनावों से आप सबक ले सकते हैं, उसके मुताबिक आप आगे बढ़ सकते हैं। और राजनीति में उतार चढ़ाव और अर्श से फर्श पे आने वाली बात हमेशा ही चलती रहती है। आप कितनी जगहों पर, आप अमेरिका में देख लीजिए, भारत की क्या बात कर रहे हैं। ट्रम्प जो है वो हार गए दूसरा इलेक्शन जब था, दूसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन पाए, और ऐसा ब्रेक बड़े सालों बाद एक ही और उदाहरण ऐसा मिलता है जहां उन्होंने फिर वापसी कर दी। नहीं तो आमतौर पर 2 बार लगातार तो वहां बनते हैं लोग, लेकिन ऐसा ब्रेक देके और इतनी विवादों के बावजूद वापसी करने में सफल हो गए। तो ऐसे चुनाव का जो गणित है, चुनाव के जो समीकरण है, ये बिल्कुल अलग होते हैं। क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन 27 में बनेंगे, अब अगला चुनाव 27 में होना है तो पंजाब का, और उससे पहले दिल्ली का चुनाव होना है, उसमें आम आदमी पार्टी क्या क्या प्रदर्शन रहता है, उससे भी एक राज्य से दूसरे राज्य पे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेतृत्व जिसको हम कहते हैं, या जो आला कमान है जिसको हम कहते हैं हाई कमान, वो तो दिल्ली में बैठी है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पंजाब की सरकार भी दिल्ली से चलती है। आपको पता ही है, एक मुख्य आरोप आम आदमी पार्टी पे ये लगता है। तो अगर दिल्ली में वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, आप सोचिए, तो फिर प्रदेश, मान लो दिल्ली की गद्दी चली जाए, अगर हम पुराने समय की बात करें, सल्तनतों की जब कल्चर था भारत में, तब तो दिल्ली की गद्दी से ही सब कुछ डिसाइड होता है। बिल्कुल। आज वो दिल्ली छोटा सा राज्य है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो सब दिल्ली में, उनका बहुत बड़ा दांव है। और आपको पता ही है कि वहां पर उन्होंने, जैसे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदलती है, उस तरह का एक वो भी किया है, जो प्रयोग किया है। और राजनीतिक वहां पे आम आदमी पार्टी ने, और वहां पे उनको एक झटका भी लगा। कैलाश गहलोत जो बड़े मंत्री थे उनके, या इवन मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे जिन दिनों में ये निर्णय होना था, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो उस चुनाव के बाद फिर पंजाब में होना है, तो इसलिए बहुत सारे अभी चीजें अनफोल्ड होंगी जो कि सामने आएंगी धीरे धीरे। इसी तरह से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी जो आगे किस तरह से स्ट्रेटजी बनाती है, क्योंकि अब कई चुनावों से ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे स्ट्रेटजी बना के और चीजों करती है। सीधा हम रुक करेंगे एक बड़ी जानकारी का। इलेक्शन ब्रेकिंग सामने आ रही है और ये बड़ी खबर बरनाला से आ रही है। तो बरनाला से बड़ी जानकारी आपको बता दें, बरनाला सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप सिंह ढिल्लों की जीत हो गई है और वो अब जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। तो बरनाला सीट कांग्रेस के खाते में गई है और इसके पीछे एक दो फैक्टर हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। और सबसे पहले तो आपको बताएं कि बरनाला सीट पर 56% के आसपास वोटिंग रही थी, जो ठीक ठाक थी, ज़्यादा ना बेहतर थी ना कम थी। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आम आदमी पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, या फिर कहें कि नेता रहे हैं गुरदीप बाट। वो टिकट चाह रहे थे कि यहाँ से उनको टिकट मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट न देकर हरिंदर धालीवाल को टिकट दिया और हरिंदर धालीवाल हार गए हैं। जबकि आम आदमी पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे गुरदीप बाट, जिन्हें 13,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, तो कांग्रेस के जीतने का एक कारण तो यह भी है कि आम आदमी पार्टी के अगर बागी नेता गुरदीप बाट अलग से चुनाव न लड़ते, निर्दलीय चुनाव न लड़ते, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के नेता की ही यहां पर जीत होती। दूसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी अपने बागी नेता को सही समय पर नहीं मना पाई, या फिर इस स्थिति को नहीं भांप पाई कि टिकट किसको देना चाहिए। तो इस बात की चर्चा मुझे लगता है कि अब पंजाब की राजनीति में लगातार होगी और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को इस बात का थोड़ा गम भी होगा, मलाल भी होगा कि अगर टिकट का बंटवारा या तो ठीक कर लेते, सही व्यक्ति को दे देते, या फिर जो बागी नेता है उसको सही समय पर मना लेते, तो नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही होते। डॉक्टर गुरमीत सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। गुरदीप बाट जो आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुए हैं, अगर वो आम आदमी पार्टी से ही टिकट पर चुनाव लड़ते तो नतीजे स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में होते। लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि आम आदमी पार्टी के नेता इस बात पर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया लगातार दे रहे हैं कि मज़ा तो है खूब, लेकिन मज़ा थोड़ा फीका है। मैंने बताया 3-1 में अंतर होता है,
और खास तौर पे तब जब मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जब आप सिटिंग आपकी सीट हो और सिटिंग एमएलए मतलब कि जो पहले एमएलए थे वो आपके थे, और खास तौर पे तब जबकि वो गढ़ माना जाता है जो इस क्षेत्र है संगरूर का, भगवंत मान वहां से राजनीति वहीं से उन्होंने की, वही उनका क्षेत्र आता है। तो इसलिए उनका मजा किरकिरा करने वाली बात तो है ही। जैसे झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से इतनी शानदार जीत जो महाराष्ट्र में मिली है, जो कभी मिली ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को, इतना स्ट्राइक रेट कभी मिला ही नहीं, लेकिन उनका हल्का सा मजा तो वहां किरकिरा हो गया। तो दोनों राज्यों में जीत जाते तो वो ज्यादा फिर तो वो सातवें आसमान पे होते, तो वो नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती हैं, ये जो किंतु परंतु होते हैं, विश्लेषण है, ये चलते रहते हैं। और हर दिन राजनीतिक के लिए कभी छुट्टी नहीं होती है, और जैसे आप लोगों के लिए भी नहीं होती, वैसे उनके लिए भी नहीं होती। और वो लगातार एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, दूसरे चुनाव के बाद तीसरा चुनाव, कभी पंचायत चुनाव, कभी विधानसभा, कभी उपचुनाव, कभी लोकसभा चुनाव। तो ये एक प्रक्रिया है, सतत चलती रहती है लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में ये बातें चलती रहती हैं। सीखते भी रहते हैं, चढ़ते भी रहते हैं। अब आप बताइए, किसने सोचा था कि आज अकाली दल की ये स्थिति होगी कि पंजाब में वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे, चाहे वो अब उसका कोई भी कारण बताते जी, है ना। तो और अभी आपने देखा ही, अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश स्तर पर जो कमान है उसमें भी परिवर्तन किया है। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चलती रहती हैं राजनीति में लगातार। लेकिन गुरमीत जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस भले ही पंजाब उपचुनाव में बरनाला की ये सीट जीत गई हो, लेकिन अभी चिंतन और मनन का काम खत्म नहीं हुआ है असल में, क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई मुझे लगता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कम है, खुद से ज्यादा है। क्योंकि चाहे पंजाब की आप बात करें, 4 में से 1 सीट जीती है, वो भी बमुश्किल। अगर आम आदमी पार्टी के नेता बागी ना होते, गुरदीप बाठ, तो कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए। दूसरी बात ये, झारखंड में जेएमएम की ही चर्चा लगातार हो रही है और ज़्यादा सीटें उनको ही मिली है, कांग्रेस का बहुत कम जिक्र हो रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है, और इससे पहले जम्मू कश्मीर का आपने जिक्र किया था। जम्मू कश्मीर में यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस का समर्थन लेने से भी इनकार कर दिया कि अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो कांग्रेस को अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में मुझे लगता है ज़्यादा सोचना चाहिए। कांग्रेस को तो बहुत, हरियाणा का जिक्र छोड़ दिया आपने, हरियाणा में तो बहुत ही हरियाणा का जिक्र भी है इसमें। तो कांग्रेस के लिए इस पूरे चुनाव में जो अभी हुआ है, इसमें केवल एक ही खबर कांग्रेस के लिए है कि प्रियंका गांधी एक बड़े मार्जिन से जीत गई हैं, और वो लोकसभा में उनकी एक विधिवत जो सक्रिय राजनीति में तो वो थी, लेकिन चुनावी राजनीति में नहीं थी। तो उन्होंने पहला चुनाव वायनाड से लड़ा, और जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक वो 2.5 लाख से आगे चल रही थी, शायद अब तक नतीजा भी घोषित हो गया होगा। तो वो एक बम्पर जीत के साथ लोकसभा में आ रही है। तो अब ये पहले से, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत पहले से इस बात पे चर्चा होती रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के व्यक्तित्वों पर तुलना होती रही है, और ये बार बार कहा जाता रहा कि सोनिया गांधी जी का, जैसे कि हमारे एक पितृसत्तात्मक समाज है जी, जिसमें माता जो है वो चाहे महिला हो लेकिन वो पुत्र के प्रति अधिक मोह रखती हैं। ये बात कांग्रेस में भी कही जाती थी कि राहुल गांधी को ही सोनिया गांधी चाहती हैं कि वो राजनीति में गांधी परिवार को आगे बढ़ाएं या वही चेहरा बने। लेकिन अब प्रियंका गांधी के आने के बाद मुझे लगता है ये जो प्रश्न हमेशा होता है राहुल बनाम प्रियंका का, वो और बड़ा होगा, क्योंकि अब उन्हें भी एक मंच मिला है लोकसभा में। एक देखिए, रैली में भाषण करना अलग चीज होती है, और लोकसभा में सदन के अंदर कोई बात कहना अलग बात होती है। तो अब विधिवत तौर पे, हालांकि प्रियंका गांधी भी अब तक राहुल गांधी के पीछे ही रही हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करने की टीम उनकी अलग अलग मानी जाती है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव हुआ था, आपको मालूम, उस पर राहुल गांधी तो आई ही नहीं थी, वो यात्रा में थे उन दिनों। बिल्कुल। तो प्रियंका गांधी वहां पर ज्यादा सक्रिय रही थी, और जो हिमाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो भी ये माना जाता है कि प्रियंका गांधी का जो लोगों के, जो करीबी लोगों की एक टीम है उसमें वो माने जाते हैं। तो कांग्रेस अब केवल ये उम्मीद जरूर कर सकती है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद शायद कुछ उनके लिए वो किस्मत में कुछ परिवर्तन हो, या पार्टी का कल्चर चेंज हो। क्योंकि हरियाणा में जिस तरह जीती हुई बाजी उन्होंने हार दी, उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा कांग्रेस जो है वो जिसे कहते हैं ना कि उसमें चली गई, कोप भवन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एकदम ही हाशिए पे चले गए, मतलब उदासी के उसमें वो अभी तक आपको पता है कि लीडर ऑपोजिशन का भी नाम बनान नहीं कर पाए। तो इस चुनाव में भी कांग्रेस के, क्योंकि राजा वड़िंग की पत्नी हार गई, रंधावा अगर पंजाब की बात करें उनकी पत्नी हार गई या हारने वाली हैं, मतलब अभी रिजल्ट तो नहीं आया तो हम ये दावा नहीं कर सकते। रिजल्ट तो आपके मुताबिक एक ही सीट का भी सर्टिफिकेट मिला है। बिल्कुल। तो कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती देश में है, क्योंकि लगातार 3 चुनाव केंद्र में पार्टी हार चुकी है, और राहुल गांधी के जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जो बात कहते हैं दिल से कहते हैं, या
वो जो है बहुत ही एक ईमानदारी से अपनी बात को कह देते हैं, लेकिन उनका कुछ नियंत्रण उस तरीके से दिख नहीं रहा। उदाहरण के लिए हरियाणा में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से आप देख लीजिए समझौता हो जाए। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर वो हो गया होता तो शायद ये आज से ना। बिल्कुल। और गुरमीत जी, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ती है, चाहे एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, उसका तोड़ कांग्रेस नहीं निकाल पा रही है।